जय हिंद, नमस्कार। टीआर प्लस एरियर होगा जल्द खाते में, स्पर्श ने पेंशनर्स को क्या चेतावनी दी है वो समझेंगे। और तीनों सेनाओं में हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव, 1 फरवरी 2024 से पहले करना होगा यह काम। क्या बदलाव है, क्या नियम है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो समझते हैं एक एक करके। पहले डीआर और एरियर्स के बारे में समझते हैं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि अक्टूबर महीने में डीआर और एरियर्स का खाते में आ जाना चाहिए, लेकिन जो आप सामने स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये मैसेज मिला है पेंशनर्स को, जिसमें इन्होंने लिखा है कि जो आपका अमाउंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अमाउंट लिखा हुआ है टुवर्ड्स मंथली पेंशन, जो क्रेडिट होगी 31 अक्टूबर 2023 को। अर्थात जो नॉर्मल पेंशन क्रेडिट हो रही थी जैसे कि सितंबर में हुई, ऐसे ही सेम अमाउंट अक्टूबर में होने जा रहा है। और इसको क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने स्पर्श में बात की, उनसे ये रिप्लाई मिला कि अभी तक हमें कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से एरियर या जो डीए इंक्रीज हुआ है इस पर कोई भी लेटर नहीं मिला है। जब तक ये लेटर हमें नहीं मिलेगा तब तक हम अपडेशन नहीं कर सकते। तो अर्थात अभी यह मान के चलें कि डीए और डीआर और एरियर्स में अभी देरी हो सकती है। हो सके ये नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको एरियर मिलना शुरू हो और जो बड़ा हुआ पैसा है वो आपको नवंबर में पेंशन के साथ मिले। लेकिन आज 24 तारीख है, टाइम 2-3 दिन का है। यदि ये मैसेज उनको या लेटर टाइमली मिल जाता है यानी कि 31 अक्टूबर से पहले तो भी संभावना है कि आपको बड़ा हुआ डीए और डीआर तथा एरियर मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे स्पर्श के चेतावनी मैसेज के बारे में। हाँ दोस्तों, ये तो एक आपने भी देखा होगा, जो भी आप लॉगिन करके स्पर्श साइट में जा रहे होंगे तो आपको एक सामने जैसे देख पा रहे हैं अलर्ट मिल रहा होगा, जिसमें उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट की बात कही गई है और माइग्रेशन स्टेटस की बात की गई है। तो आपने वहां पर जाके चेक करना है यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है। खासकर इसने बताया कि नवंबर और दिसंबर में काफी पेंशनर्स के जो एनुअल आइडेंटिफिकेशन है वो जो है अभी तक नहीं आए हैं या उसमें डिले हो रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसलिए आप अपना चेक करते हुए अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय से पहले जमा करवा दें। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ कि सेना के नियम में एक जरूरी जो बदलाव हुआ है वो क्या है वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सर्विंग और पेंशनर्स दोनों के हित में है। वह काम आप नहीं करोगे तो आपको आगे सुविधाएं बंद हो सकती हैं। तो उसको हम समझते हैं बहुत विस्तार से। जैसे कि आपके सामने ये लेटर आप देख पा रहे होंगे, 18 अक्टूबर 2023 को एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से ये लेटर निकलता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सभी कमांड्स को ये डाला हुआ है। एंट्री मेडिकल इंटाइटलमेंट पार्ट फॉर सर्विंग पर्सनल डिपेंडेंट्स बेनिफिशरीज इंटाइटल्ड टू मेडिकल डेंटल ट्रीटमेंट फ्रॉम सर्विस हॉस्पिटल। जैसे हमें पता है दोस्तों कि हमारे डिपेंडेंट आज तक जो भी मेडिकल फैसिलिटी लेते हैं, एक डिपेंडेंट कार्ड उनका बनता था जिसके आधार पर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट या डेंटल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी मेडिकल कोर के अंदर दी गई थी। तो अब इसमें यही बता रहा है कि अब इसके अंदर ASEC आप देख पा रहे हैं, एन ASEC रिव्यू ऑफ AHR and BSDC had observed step rise in number of dependents being treated and recommended to review the process of issue of dependent cards। यानी कि जो डिपेंडेंट कार्ड्स आपके बनते थे उसको रिव्यू करने की जरूरत बता रहे हैं। ASEC होता है आर्मी स्टैंडिंग एस्टेब्लिशमेंट कमेटी, एक होती है जो कि इस चीज को रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू के अंदर क्या क्या हुआ है, उसमें क्या कहा गया है, पहले ये इसको बदलने की जरूरत क्यों है, इसको रिव्यू करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये कह रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल ब्रांच में काफी कंप्लेंट्स आई है, जिसके अंतर्गत जो डिपेंडेंट कार्ड बने हैं उनका मिसयूज हो रहा है और नॉन इंटाइटल्ड मेंबर्स भी इसके अंदर इस फैसिलिटी को ले रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट पाई गई है। दूसरा, जो डिपेंडेंट की बढ़ती हुई संख्या को मद्देनजर रखते हुए इसको रिव्यू करने की जरूरत पड़ी और इसमें फ्रॉड डिपेंडेंट कार्ड भी जो बने हुए थे उसकी भी शिकायत इनको मिली है। तो इसके लिए इन्होंने इसको नियम बदलने की इनको जरूरत पड़ी है, कह रहा है। पहले जो कार्ड बनते थे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो भी डिपेंडेंट कार्ड बनते थे उसका अपेंडिक्स बी में इन्होंने दिया हुआ है, वो आपको मैं नीचे दिखाऊंगा। उसके अंदर आर्मी ऑर्डर 74/75 के अंदर ये कार्ड बनते थे। लेकिन जहां आर्मी ऑर्डर 74
2020/75 की यहाँ पर एक बात कर रहा है कि यह ट्रेवल कंसेशन इन इंडियन एयरलाइंस में इस आर्मी ऑर्डर का उपयोग होता है, लेकिन ये एक्चुअली इसको ऑथराइज डिपेंडेंट कार्ड में नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। एक्चुअल जो ऑर्डर होना चाहिए, जिस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो आर्मी ऑर्डर 120/80 के अंतर्गत इसका फॉर्मेट बनना चाहिए और उसी के आधार पर ये कार्ड बनने चाहिए। ये यहाँ पर इन्होंने अभी अमेंडमेंट कर दिया। मेडिकल अटेंडेंस के लिए जो भी कार्ड बनेंगे वो आर्मी ऑर्डर 120/80 का के तहत बनने जा रहे हैं दोस्त। फोर्थ पैरा में उन्होंने कहा कि 1 फरवरी 2024 के बाद जो भी आर्मी ऑर्डर 74 और 75 के अंतर्गत, अर्थात जो भी आपके डिपेंडेंट कार्ड पहले बने हुए थे, वो सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे और ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको भी आदेश दे दिया गया है कि उनको रद्द माना जाएगा और नए जो कार्ड हैं या नया फॉर्मेट में जो भी आपका डिपेंडेंट बनेगा उसका नाम होगा मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट, MEC उसका नाम दिया जाएगा, जो कि आर्मी ऑर्डर 120 और 180 के अंतर्गत बनाया जाएगा दोस्तों। और यह इंडियन आर्मी के अलावा इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को भी उन्होंने बताया कि इसी फॉर्मेट में आप भी इसको बनाएं और जो पुराने कार्ड हैं उनको रिजेक्ट करें। कब से करें? 1 फरवरी 2024 के बाद आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे दोस्त। पांचवें में MEC यानी मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जो आपका बनेगा वो आर्मी ऑर्डर 120/80 के अंतर्गत बनाया जाएगा, जो कि अपेंडिक्स ए में आपको दिया गया है। अपेंडिक्स ए में आपको नीचे दिखाऊंगा कि कैसे उसके अंतर्गत बनेगा। छठवें में इन्होंने कहा कि MEC जो होगा मेडिकल इंटाइटलमेंट जो सर्टिफिकेट जिसका नाम दिया गया है, ये यूनिट और स्टेशन हेडक्वार्टर इसमें इंश्योर करेंगे। कैसे इशू करना है? इसमें CO या कमांडेंट ऑफ यूनिट और उससे बिलो वाले रैंक साइन करने के ऑथराइज, यानी कि मिनिमम रैंक कर्नल इशुइंग अथॉरिटी मानी जाएगी। स्टेशन कमांडर, एडमिट कमांडर ऑफ स्टेशन विल बी इशुइंग अथॉरिटी फॉर पर्संस ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल। यदि छोटी यूनिट है, यदि उसमें कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल कर रहे हैं तो उनका भी साइन माना जाएगा। में उन्होंने बनाया इसका क्राइटेरिया ऑफ डिपेंडेंसी का क्या होगा कि इसमें सारे फैमिली ऑफ ऑफिसर्स, फैमिली ऑफ JCO जवार्स ये इंटाइटल होंगे और डिफेंस सर्विस रेगुलेशन जो कहता है, जो कि आपने देखा होगा RMSFA 2010, उसकी भी कॉपी इन्होंने दी गई है, उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है दोस्त। सेकंड में इनकम क्राइटेरिया फॉर पेरेंट्स, यानी कि जब पेरेंट्स का आप डिपेंडेंट बनाएंगे तो उनका इनकम क्राइटेरिया इतना होना चाहिए, 9,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी उनको आप ट्रीटमेंट दे पाएंगे दोस्तों। जो कि ये लेटर उन्होंने उसका रेफरेंस दिया है 18 सितंबर 2017 के अंतर्गत, उसकी भी कॉपी नीचे अटैच की गई है, क्या उसमें लिखा गया है वो आप वहां पर देख सकते। और जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और एनुअल इनकम सर्टिफिकेट AIS इसको बोलते हैं, वो इश्यू किया जाएगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट which will be used to ascertain the income limit of parents, यानी पेरेंट्स की जो इनकम लिमिट है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट जो बनेगा आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट में है उनके थ्रू ये बनाया जाएगा, तभी ये आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। C में उसने प्रोसीजर ऑफ इश्यूइंग ऑफ MEC यानी मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का प्रोसीजर क्या रहेगा वो इसके अंदर आपके अंदर दिए गए हैं। कैसे कि नंबर 1 पर्सनल एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी होगी, उसमें रिक्विजाइट पार्ट 2 ऑर्डर जिसके नाम से बनानी है वो पार्ट 2 ऑर्डर आपके होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड की होनी चाहिए और जो आपका उसको सिक्योरिटाइज किया होना चाहिए आपके OC जो भी यूनिट में है, और डॉक्यूमेंट्स टू इशूइंग अथॉरिटी इन द स्टेशन हेडक्वार्टर में उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। चौथे में इशूइंग अथॉरिटी MEC जो बनाएगा उसको एज पर अपेंडिक्स A जो मैं नीचे अभी दिखाने जा रहा हूँ उसके आधार पर वो बनेगा दोस्त। छठे में उन्होंने कहा द नंबर ऑफ ओरिजिनल MEC कार्ड्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इंडोर्स ऑन MEC सो दैट ईच डिपेंडेंट हैज इन इंडिविजुअल कार्ड। सब इंडिविजुअल कार्ड बनेंगे, चाहे आपके डिपेंडेंट 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, सबके लिए अलग अलग बनाया जाएगा। छठे में द एनी सबमिशन ऑफ falsified info by the service personnel and failure to check the correctness by the issuing authority is liable or administrative action as per section 57 of Army Act 1950 and should due diligence be followed during the issue of MEC। यानी कि जो MEC कार्ड जो इशू करेंगे उसके अंदर कोई भी फॉल्स रिपोर्ट, करेक्ट इंफॉर्मेशन भरी होनी चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उस पर सेक्शन 57 आर्मी एक्ट 1950 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब इसकी वैलिडिटी क्या होगी दोस्तों? वैलिडिटी इसमें बताया कि जब भी MEC कार्ड इशू होगा उसके 3 साल तक उसका वैलिडेशन पीरियड रहेगा, इश्यू होने के 3 साल तक। अब ये एक इंस्ट्रक्शन आज हेडक्वार्टर कमांड A को दिया है, उनको क्या क्या करना है इसके अंदर बताया गया है। हेडक्वार्टर कमांड मेडिकल को ये क्या क्या करना है, उनके लिए
ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपने क्या जाना है, आपके लायक जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने ऊपर देख ली है। और ऐसे ही इसमें पूरा ये विवरण दिया गया है जो आप अपेंडिक्स ए ये जो दिया है, जिसके अंतर्गत आपका कार्ड बनेगा, जो आपकी MEC बनेगी, मेडिकल एंटाइटलमेंट कार्ड जो बनेगा, इस फॉर्म के आधार पर ये बनेगा दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है पूरा इसका फॉर्मेट है। यहाँ पर क्या भरना आपने, नंबर, रैंक, नेम, कोर, और यहाँ मेंबर्स के नाम है, रिलेशन, नेम, एज, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आधार नंबर, सबका अलग अलग भरा जाएगा। सर्टिफाई दैट द चिल्ड्रन एंड और इसको सेटिस्फाई करेंगे। सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कर्नल यहाँ पर होगा, स्टैंप होगी, सारा कुछ ये यहाँ पर आपको दिया गया दोस्तों। तो इस तरह से इसमें आप पूरा रूल रेगुलेशन भी है। इस तरह से ये नए नियम में बदलाव हुआ है और यह बदलाव सभी के लिए होगा, सर्विंग और रिटायर्ड के लिए भी है। इसलिए इसको आप 1 फरवरी 2024 से यह काम जरूर कर लें, ताकि आपके आने वाले समय में जो भी डिपेंडेंट है आप पर हैं, उनको मेडिकल सुविधा में कोई बाधा न पड़े दोस्तों। ये थी जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।